हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता स्वागत करता हूं अपने नए चैनल सिलेक्शन सेतु में। आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और नवीन कानून के तहत कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस वर्ष की जनगणना के बाद में लागू होगा? तो बात करें 33% आरक्षण की, तो ये लागू होगा परिसीमन और अगली जनगणना के प्रकाशन के बाद, जो लगभग 2027 या 2028 के आसपास में होनी है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने किस पुरानी धारा को हटाकर राजद्रोह की जगह देशद्रोह का प्रावधान किया है? अर्थात राजद्रोह को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर नया शब्द जोड़ा गया है, देशद्रोह। ये किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 124A को हटाकर बीएनएस की जो नई धारा आई है 152 के तहत। अर्थात पहले ये 124 के ए में राजद्रोह को परिभाषित करता था, बाद में इसका संशोधन करके देशद्रोह कर दिया गया है, जो कि बीएनएस की नई धारा 152 के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए सहमति से तलाक, शब्द को ध्यान दीजिएगा, सहमति से तलाक को तत्काल मंजूरी देने का अधिकार स्पष्ट किया है? तो सहमति से तलाक देने का अधिकार को मंजूरी देने का जो अनुच्छेद है वो है आपका 142, जिसे पूर्ण न्याय के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। कौन बनाए गए हैं? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 का बी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। भारत के संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 के बी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है? तो ये 97वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो 97, अर्थात 97वां। और किस सन में हुआ है ये? 2011 में। भाग 2 में हम पढ़ रहे हैं कला, संस्कृति और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत मंडपम G20 वेन्यू के सामने स्थापित नटराज की मूर्ति किस मिश्र धातु से बनी है और इसे किस विधि से बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये। भारत मंडपम G20 वेन्यू के सामने स्थापित नटराज की मूर्ति किस धातु के मिश्रण से बनी है और इसे किस विधि के द्वारा बनाया गया है? तो बात करें इस मूर्ति, तो ये अष्ट धातु से मिलकर बनी हुई है, अर्थात 8 धातुओं का समूह, जिसको किसके तहत या किस विधि से बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है लास्ट बेस्ट वैक्स कास्टिंग। किसके द्वारा? लास्ट वैक्स कास्टिंग के द्वारा बनाया गया है। और ये जो मूर्ति है नटराज की कितने धातुओं से मिलकर बनी हुई है? 8 धातुओं से, अर्थात अष्ट धातु। यूनेस्को ने 2023-24 में किसे भारत का पहला साहित्य शहर अर्थात सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है आपका कोझिकोड, केरल। कोझिकोड, केरल।
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा होयसल मंदिर समूह, कौन सा मंदिर है? होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है जिसे 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। होयसल मंदिर समूह जिसे हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है या घोषित किया गया है, तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के किस जगह पे है? बेलूर, हिलेबुड और सोमनाथपुरा। किनको किनको शामिल किया गया? बेलूर, हेलीवुड और सोमनाथपुरा। सेंगोल जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है, ऐतिहासिक रूप से किस साम्राज्य के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था? प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं एक बार। सेंगोल जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है, ऐतिहासिक रूप से किस साम्राज्य के तहत सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था? तो इसका सही जवाब है चोल साम्राज्य। अर्थात चोल साम्राज्य में ऐतिहासिक रूप से इसे सेंगोल को स्थापित किया गया था। पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है आपका 14 अगस्त। किस रूप में? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भाग 3 में विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन में L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम अपनी भाषा में लगभग 15 लाख किलोमीटर की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है, तो L1 बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है? 1.5 मिलियन या 15 लाख किलोमीटर दूर। भारत के पहले AI यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न का जो नाम है वो है कृत्रिम। क्या नाम है? कृत्रिम। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओला के द्वारा। नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फिजन पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोगात्मक रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA, ये किस देश ने शुरू किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। नाभिकीय संलयन पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोगात्मक रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA किस देश ने शुरू किया है? तो इसको शुरू करने का जो प्रयास किया है वो किया है जापान ने। किसने किया है? जापान ने। और किसके सहयोग से किया है? तो यूरोपीय संघ के सहयोग से। किसके साथ में किया है? यूरोपीय संघ के सहयोग से। किस देश ने किया है? आपका जापान ने किया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए किस रोड मैप की घोषणा की है? तो बात करें 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष भेजने के लिए जो भारत ने रोड मैप तैयार किया है उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात BAS 2035 तक और मानव मिशन 2040 तक। इन मिशनों के तहत 2040 तक आदमी को चंद्रमा पर भेजे जाने की रोड मैप की घोषणा की गई है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कितने भारतीयों के जीनोम को अनुक्रमित करना है? ये जीनोम जो आपका संबंधित होता है ये होता है डीएनए से। किससे संबंधित होता है? डीएनए से। अर्थात डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं उनकी जीन की खोजों के लिए भारत सरकार के द्वारा जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, डीएनए में उपस्थित जीन की खोज करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लगभग 10,000 जीनोम।
कितने जीनोम है भैया? 10,000 जीनोम। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन के तहत भारत द्वारा विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है जो 6,000 मीटर गहराई तक जाएगी? डीप ओशन मिशन के तहत भारत द्वारा विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है जो 6,000 मीटर गहराई तक जाएगी, अर्थात 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती है? तो इसका नाम है मत्स्य 6,000। क्या नाम है? मत्स्य 6,000। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य भारत को किस वर्ष तक इस बीमारी से मुक्त करना है? सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम लोग रक्त अल्पता या फिर इसे कह सकते हैं खून की कमी के नाम से भी जानते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है सन 2047 तक, अर्थात अपना भारत देश 2047 में सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो जाएगा। अगले भाग में भूगोल और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर के अलावा किस राज्य में मिला है? तो बात करें लिथियम भंडार की, तो ये जम्मू कश्मीर में भी मिला था, लेकिन अन्य स्टेट का नाम बताना है कि जम्मू कश्मीर के अलावा और कहाँ मिला है। तो ये मिला है राजस्थान में। राजस्थान के किस जगह पे मिले हुए हैं? तो डेगाना और नागौर में। राजस्थान के किन जिलों में है? डेगाना और नागौर में। इससे पहले कहाँ खोजे गए थे लिथियम के भंडार? आपके जम्मू कश्मीर में। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम, जिसे हम लोग मिस्टी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? मिस्टी। इस योजना का संबंध किससे है? तो बात करें मिस्टी योजना का जो संबंध है, यह है आपके मैंग्रोव वृक्षारोपण से। किससे है? मैंग्रोव वृक्षारोपण से। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? बात करें भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की, तो यह कहाँ पे? लद्दाख, हनले लद्दाख में किया गया है। और कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया है? तो ये किया है चांगथांग। किसमें किया गया भैया? चांगथांग में किया गया है। अगला प्रश्न है, चक्रवात मिचौंग, कौन सा चक्रवात भैया? मिचौंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था जिसने चेन्नई में भारी तबाही मचाई थी? अभी कुछ समय पहले ये मिचौंग नाम का चक्रवात आया था जिसने चेन्नई में बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। तो इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा? म्यांमार या म्यांमार के द्वारा किया गया। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो अनावरण किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। किस जगह से किया गया है? तो ये किया गया कर्तव्य पथ से। नई दिल्ली के किस स्थान से? कर्तव्य पथ से। भाग 5 में आपको अर्थव्यवस्था और योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो बात करें विश्वकर्मा योजना में, इसके तहत जैसे छोटे छोटे कारीगर आते हैं, बढ़ई हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, बुनकर हो गए, इनको ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या नाम है? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसके तहत जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें कितने % ब्याज सरकार लेती है? तो इसका जो सही जवाब है वो 5%। कितने % ब्याज पर? 5%। आरबीआई ने उद्गम पोर्टल किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है?
सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब किसके लिए, यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लावारिस जमा का पता लगाने के लिए। यानी बहुत सी नकदी जमा रहती है जिनका कोई लेन देन नहीं करता है, अर्थात व्यक्तियों खत्म हो जाते हैं या उन खातों के धारक का कोई अता पता नहीं होता, उसके लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, उद्गम पोर्टल। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान किस नए आर्थिक गलियारे को घोषणा की गई है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान किस नए आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है, तो ये की गई है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे IMEC के नाम से भी जानते हैं, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, मेरा युवा भारत, यानी माई युवा भारत प्लेटफॉर्म किस वर्ग के आयु के व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है 15 वर्ष से लगाकर 29 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। भारत में यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला फिनटेक कौन सा है, तो बात करें यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला जो फिनटेक है वो है आपकी हिताची पेमेंट सर्विस। ये कंपनी का नाम है हिताची, जो आपका एसी अर्थात एयर कंडीशनर आदि बनाने का निर्माण करती है, कंपनी है हिताची, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लखपति दीदी, ध्यान से देखिएगा, ये योजना से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो नाम है लखपति दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का है, तो इसका सही जवाब है 3 करोड़, अर्थात सरकार इनका मदद करेगी जिसके तहत वो लखपति बनेंगी। तो कितनी महिलाएं या कितनी बहनें शामिल होंगी इसमें, 3 करोड़। अगले भाग में हम बढ़ेंगे, खेल और पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाए दे रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीतने वाली जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का जो संबंध है वो है आपके बैडमिंटन से। किससे संबंध है, बैडमिंटन से। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023। ये भी पूछ सकता है किसको किसको दिया गया, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर था वो थी उज्ज्वला। क्या थी, उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है, एक प्रकार की गौरैया चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया जो हम लोगों के और आप लोगों के घरों में खूब दिखाई देती थी, लेकिन इस समय ये भी विलुप्ति के कगार पे है, दिखाई ज्यादा नहीं देती हैं। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये बने थे आपके एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के हैं ये, श्रीलंका के। इस मैच को लेकर के काफी जद्दोजहद देखने को मिली थी, जिनने मैच देखा होगा तो उन्हें पता चला होगा, टाइम आउट के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया था। फिडे वर्ल्ड 2023 के फाइनल में मैक्सन कार्लसन के खिलाफ खेलने वाले सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बात करें मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध खेलने वाले जो सबसे युवा भारतीय है वो है आर प्रज्ञानंदा। क्या नाम है, आर प्रज्ञानंद, या प्रज्ञानंदा भी कहीं कहीं मिल जाता है। किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 जीती है, कौन सी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये किसने जीती है, पंजाब ने। किसको हराया है, बड़ौदा को हराया है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो किससे होता है, आपका क्रिकेट से होता है।
तो पंजाब ने हराया है किसको? बड़ौदा को। अगले भाग में हम चर्चा करने वाले रक्षा और सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, क्या नाम है? क्रैश फायर टेंडर किसके द्वारा डिजाइन किया गया है जो हवाई अड्डों पर उपयोग होगा? तो क्रैश फायर टेंडर की बात करें तो इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक पोत के क्रेस्ट में कांगला पैलेस और इम्फाल का चित्र अंकित है? अर्थात भारतीय नौसेना का कौन सा ऐसा विध्वंसक पोत है जिस पर कांगला पैलेस और इम्फाल का चित्र वर्णित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आईएनएस इम्फाल। क्या नाम है? आईएनएस इम्फाल। किसके किसके चित्र मिलेंगे आपको? कांगला पैलेस का और दूसरा है इम्फाल का चित्र। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कुश के तहत डीआरडीओ किस तरह की प्रणाली विकसित कर रहा है? अर्थात जो डीआरडीओ है प्रोजेक्ट कुश के तहत किस प्रकार की प्रणाली को विकसित कर रहा है? तो ये विकसित कर रहा है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। कहाँ की? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, अर्थात लंबी दूरी तक मार करने वाली, अर्थात एक प्रकार की मिसाइलें बना रहा है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है S-400। ये लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, कैसा हॉस्पिटल है? पोर्टेबल हॉस्पिटल आयोग मैत्री क्यूब। क्या नाम है पोर्टेबल हॉस्पिटल का? आयोग मैत्री क्यूब। भारत ने कहां अनावरण किया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम आपका शहर हो गया और हरियाणा आपका राज्य हो गया। तो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण भारत के द्वारा किया गया है। अगले सेक्शन पे विविध से कुछ प्रश्न है, इनको भी हम करवाए दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम, ये कहां पर बनाया गया है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम, ये कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमेरिका के न्यू जर्सी में। कहां पे बनाया गया है? अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी में। ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने किस लिए चलाया था? ऑपरेशन अजय की बात करें तो भारत सरकार ने इसे किस लिए चलाया था? तो ये चलाया था इजराइल हमास संघर्ष के भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। जब इजराइल और हमास आपस में संघर्ष कर रहे थे तो जो भारतीय भाई बहन वहां फंसे हुए थे तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा चलाया गया था और वहां से व्यक्तियों को सुरक्षित लाया गया था। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं? तो ये किए हैं आपके बिहार स्टेट ने। किसने? बिहार स्टेट ने। अगला प्रश्न है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, यह कहां स्थित है? तो यशोभूमि जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है तो ये स्थित है द्वारका। द्वारका कहां पड़ेगा आपका? नई दिल्ली में।
एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह किस शब्द का उपयोग करने की सिफारिश की है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ध्यान से देखिएगा कि एनसीईआरटी ने ये जो किताबें चलाता है अपना, तो इसने इंडिया शब्द की जगह किस शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है? तो इन्होंने किया है इंडिया की जगह पे भारत शब्द को जोड़ने का। किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विवाहित महिला द्वारा घरेलू काम के लिए पति से वेतन मांगना क्रूरता नहीं है? अर्थात अब ये कह सकते हैं कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं और उनकी धर्मपत्नियां जो घरों में काम करती हैं तो वेतन भी मांग सकती हैं। ये कोर्ट ने कहा है कि पैसा मांगना क्रूरता नहीं है। तो ये कहा है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने। किसने कहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अर्थात जीबीए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अर्थात जीबीए की घोषणा किस शिखर सम्मेलन में की गई है? तो इसकी जो घोषणा की गई है वो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। किसकी? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अभी G20 शिखर सम्मेलन अपने दिल्ली में हुआ था, उसी दौरान ये घोषणा की गई थी। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर में उद्घाटित किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। किसका उद्घाटन किया गया है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है ओमकारेश्वर, जो कि आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। इनकी स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य से। और इनका अनावरण कहाँ किया गया है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मिथुन जानवर को हाल ही में FSSAI ने किस टैग से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है खाद्य पशु। किसको? मिथुन को। मिथुन एक प्रकार का जानवर होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे किसी अन्य अर्थ को ना लीजिएगा। फूड एनिमल के टैग के रूप में इसको शामिल किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे बनी है? तो बात करें भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की जो शुरुआत की गई है, ये हुबली नदी। कहां पे शुरू की गई है? हुबली नदी में, जो कि कहां पड़ती है आपकी? कोलकाता में। नमो भारत किसका नया नाम है? नमो भारत किसका नया नाम है? तो ये नया नाम है आपका रैपिड एक्स क्षेत्रीय रेल सेवा का। किसका नाम है? रैपिड एक्स क्षेत्रीय रेल सेवा का। क्या नाम है? नमो भारत। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमें कि आपको हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपने चैनल सिलेक्शन सेतु को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।